नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के विशेष कार्यक्रम विज्ञान जगत में। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बनने वाला सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी आज साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा उजागर हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और एनवायरनमेंट तीनों में ही एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। आज जब पूरे विश्व को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले रखा है, उस समय पर बायोटेक्नोलॉजी की ही मदद से वैक्सीन का बनना संभव हो पाया है। इसी के साथ ही बायोटेक्नोलॉजी से प्लांट्स का हाइब्रिड बढ़ना और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण करना भी मुमकिन हो पाया है। बायोटेक्नोलॉजी जैसे डाइवर्स सब्जेक्ट को आज हम सरल शब्दों में समझेंगे हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर सोनिका सक्सेना से, जो डॉक्टर बी लाल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में वाइस प्रिंसिपल हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, जैसे कि अभी मैंने बात करी कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट है, तो मैम हम इसे सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं, इसमें क्या क्या आता है और ये कैसे एक अलग तरीके की साइंस है? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो है ये विज्ञान की ही एक ब्रांच है, विज्ञान की ही एक शाखा है। और जैसा आपने कहा कि बायो प्लस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिससे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकें जो कि ह्यूमन वेलफेयर या सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम आ सकें। We can say that biotechnology, the main objective of biotechnology is the welfare of human race or mankind. Human race के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके उत्पादों का यूज कर सकते हैं। जी मैम, तो क्या ये कहना सही होगा कि बायोटेक्नोलॉजी साइंस की एक अलग ब्रांच है? देखिए, ये साइंस ही है, अलग ब्रांच तो हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे साइंस ही है, जिसका कि एक स्पेशलाइज्ड रूप है बायोटेक्नोलॉजी। और ये एक आदिकाल से हम इसके बारे में, इसकी जर्नी के बारे में हम लोग बात करें, वी कैन से डेट ह्यूमन हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। आप इसकी जर्नी की बात करते हैं तो हम इस बायोटेक की जर्नी को 3 फेजेस में विभक्त कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में एक एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी आता है जो कि प्री 1800 हम लोग बात करें, हम इसे सेकंड एक फेज में विभक्त कर सकते हैं जिसे हम क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। करीब 1800 से 1945 के पीरियड को हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास में आता है मेडिकल के साथ में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 1945 से अभी तक का जो एट प्रेजेंट पीरियड है आप वो उसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी के दौरान भी हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के प्रमाण जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इजिप्शियंस जो हैं वो ब्रेड के फॉर्मेशन के लिए यीस्ट का प्रयोग करते थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। अगर हम लोग क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम कहते हैं कि पहली बार जरूर बायोटेक्नोलॉजी वर्ड जो है वो यूज़ में आया 1999 में, ये कॉइंड हुआ फर्स्ट टर्म बायोटेक्नोलॉजी। और ये वही समय था जब हमने स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी उसका उत्पादन किया। अगर हम लोग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि अभी के एरा की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार हम 20th सेंचुरी को हम कहते हैं एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वी कैन से द 21st सेंचुरी एज द एरा ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि इस एरा में बायोटेक्नोलॉजी ने हमें रेवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन दिया है। चाहे से हम गंभीर बीमारियों से लड़ने की बात करें, चाहे से हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र की बात करें, हम पर्यावरण के क्षेत्र की बात करें, हम क्राइम डिटेक्शन की बात करें, हर क्षेत्र में हमें अद्भुत अतुलनीय जो योगदान है वो बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये आदिकाल से चली हुई एक हमारी एक ब्रांच है, और जो आज के समय में, आज के टाइम में ये हमको बहुत ही अभूतपूर्व योगदान प्रदान कर रही है। जी मैम, साइंस को हमेशा हम लोग अपने इनोवेशंस के लिए जानते हैं। रोबोटिक्स और कम्युनिकेशन के इनोवेशंस के तो हम खुद भी गवाह हैं, तो क्या हम ऐसा कुछ बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के किस किस एरियाज में अभी काम चल रहा है? देखिए, यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि मानव जाति से संबंधित कोई भी ऐसा क्षेत्र या कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जहां बायोटेक्नोलॉजी यूज़ में नहीं आती हो। अगर हम अपनी दैनिक जीवन की बात करें, डेली रूटीन की बात करें, दिनचर्या की बात करें, तो हमारे दिन की शुरुआत होती है, हम चाहते हैं कि हम हर्बल टूथपेस्ट यूज़ करें, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि हमें फूड में ऑर्गेनिक फूड मिले, हमें ऐसा फूड मिले जो कि पेस्टिसाइड से फ्री हो,
है ना। और हम लोग अगर बात करते हैं कि हमारी गाड़ियों में पर्यावरण को हम कंसर्न करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की हम लोग बात करते हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियों के लिए बायोफ्यूल अवेलेबल हो। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे हेल्थ केयर की, हम लोग बात करते हैं हमारे मेडिकल सेक्टर की, हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता की, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि तुरंत प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, जिनका बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं हो। ऐसे वैक्सीन्स, ऐसे नोवल ड्रग्स हमें चाहिए। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हम लोग को मिल रही हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल रही हैं। आज आप देखिए कि अगर हम शुद्ध हवा की बात कर रहे हैं, शुद्ध पानी की बात कर रहे हैं, तो ये सपना साकार हो रहा है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की तकनीकों के माध्यम से, क्योंकि ये ऐसा विज्ञान है जो कि आपके वेस्ट को भी रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हम आवश्यकता की बात करेंगे कि हमें एक अच्छा भोजन मिले, शुद्ध भोजन मिले, हमें शुद्ध हवा मिले, हमें अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले, तो ये तीनों जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही इनकी पूर्ति हो रही है। तो जहाँ जहाँ मानव जाति है वहाँ वहाँ बायोटेक्नोलॉजी है। जी मैम, बिल्कुल। मैम, आपने अभी बात करी वैक्सीन्स की, तो क्या मैम वैक्सीन्स क्या होती हैं और हम इन्हें सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं? देखिए, वैक्सीन्स की हम लोग बात करें तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये मेडिकल सेक्टर में तो बहुत ही बड़ा हमारे लिए हम कह सकते हैं कि वरदान साबित हुई है। मेडिकल सेक्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का जो योगदान है वो अतुलनीय है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ये हमें नोवल ड्रग्स और वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। 40% deaths of medical conditions are due to infectious and parasitic disease। और इन सबके आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर हम लोग देखें तो बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच जिसे कि हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कहते हैं वो हमारे सामने आती है। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक की तकनीक जैसे पीसीआर, माइक्रो अरे या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऐसी तकनीक हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं, वो फास्ट हैं और बहुत ही हमें करेक्ट डायग्नोसिस प्रोवाइड करती हैं। कहते हैं ना कि अगर मर्ज जो है वो सही पकड़ में आ जाए तो आधा इलाज तो वहीं संभव है ना, वहीं हो जाता है। तो वही चीज़ है कि हमें करेक्ट डायग्नोसिस जो है वो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक तकनीकों के द्वारा मिलता है। और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो आप आज देखिए पेंडेमिक कोविड के दौरान हम सब ने जाना। आज जन जन तक हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि कोविड के दौरान अगर हमारी जांच जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है तो हमारा ट्रीटमेंट भी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है। जी मैम, बिल्कुल। और इनफैक्ट कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद से हम लोगों में हेल्थ केयर और मेडिसिन के लिए अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा फैली है। बहुत अवेयरनेस तो मैम उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का कुछ रोल होगा, तो उस रोल के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आरटीपीसीआर तकनीक के द्वारा हम जो कोविड वायरस है कोविड उसको हम जांच कर पाते हैं और इसके थ्रू ही जो ट्रीटमेंट है वो भी हमें बायोटेक बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है, मेडिकल सेक्टर है, वहाँ से हम इसके जो वैक्सीन्स होते हैं वो इन तकनीकों के बायोटेक्नोलॉजी तकनीकों के माध्यम से तैयार कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि हम सबके लिए ये बहुत ही गर्व की बात है एज अ इंडियन कि हम लोग अपनी इंडिजिनस वैक्सीन्स जो है उसे काम में ले रहे हैं। इवन 60+ कंट्रीज को हमारी जो वैक्सीन्स हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारा एक भारतवर्ष का सपना है कि एक हमारी जो सोच है, हमारी जो भावना है कि वसुधैव कुटुंबकम किस तरह हम पूरे विश्व को अपने साथ लेके चलें, तो वो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग पेंडेमिक काल के दौरान कर पाए। और जैसा आपने बताया कि वैक्सीन्स के लिए इसमें तो डेफिनेटली वैक्सीन्स जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की एक स्पेशल हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें हम लोग mRNA और प्रोटीन बेस के साथ में इन वैक्सीन्स का निर्माण कर रहे हैं और ये वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं हम लोग के लिए। और इसके साथ आप देखिए कि जब हम लोग कोविड वायरस के अगेंस्ट हम इन वैक्सीन्स का निर्माण कर रहे हैं तो और दूसरी लाइलाज बीमारियों का इलाज भी जो है वो इस नई तकनीक के माध्यम से संभव हो पा रहा है। आप इसमें बात करें पार्किंसन डिजीज का, बात करें अल्जाइमर डिजीज का, कैंसर का या विभिन्न हार्ट डिजीज का, तो वहां पर भी हम इस न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से विभिन्न वैक्सीन जो हैं वो फ्यूचर में बना सकते हैं। जी मैम, आपने अभी बात करी वैक्सीन्स की और हमेशा मन में एक सवाल उठता है कि क्या ये वैक्सीन्स हैं, ये वायरस जो होता है जैसे कोरोना वायरस है, क्या ये सिर्फ इन्हीं के लिए कारगर है या फिर किसी और भी तरीके के वायरस के लिए काम कर सकती हैं?
नहीं, ये और भी वायरस के लिए काम कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत ही सरल भाषा में अगर हम लोग बात करें कि वैक्सीन क्या होता है, तो वैक्सीन्स ऐसे केमिकल या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को पैथोजेंस और वायरस के अगेंस्ट स्टिमुलेट करते हैं। और इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इस बीमारी, कोई भी बीमारी का जो वीकर एक वर्जन होता है वो बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, जिससे एक इल्यूजन की तरह हमारी बॉडी जो होती है उस वायरस, उस पैथोजन के अगेंस्ट एक हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रिपेयर कर लेती है। ठीक है, तो जब कभी हमारी बॉडी पे इन पैथोजेंस का, इन वायरस का अटैक होता है तो हमारी बॉडी उस वायरस से लड़ने में सक्षम होती है। तो किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए जो वैक्सीन्स होते हैं वो बन सकते हैं। बल्कि आज हम बात करें कि वैक्सीन्स की जो स्टेटस है हमारे इंडिया का, तो आप देखिए कि वर्ल्ड वाइड 50% वैक्सीन्स जो हैं वो हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर से प्रोवाइड हो रही हैं। बहुत बड़ा योगदान है हमारे इंडिया का। और करीब एड्स की तो 80 to 85% जो ड्रग्स हैं वो इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। और जिस गति से ये वैक्सीन प्रोडक्शन हमारे देश में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा एस्टिमेट है कि बाय 2025 ये जो सेक्टर है ये करीब $100 बिलियन तक पहुंचेगा। तो बहुत बड़ा मार्केट जो है इंडियन वैक्सीन्स का, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स का विश्व में तैयार हो रहा है। जी मैम, बिल्कुल मैम। बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि आपने अभी हमें बताया भी। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी हम एग्रीकल्चर से भी एसोसिएट करते हैं, और एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़ा वरदान कहा जाता है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में जो भी एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है, उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा बताया गया है। तो मैम इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा वरदान है। और इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर लैंड है, और इंडियन इकोनॉमी में जो एग्री सेक्टर है वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। करीब करीब हमारी जीडीपी का 17% भाग कंट्रीब्यूट करता है, और 60% जो पॉपुलेशन है उसको रोजगार एग्री सेक्टर से मिल रहा है। अब बात आती है कि बायोटेक्नोलॉजी इसमें किस तरीके से हमको मदद कर रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप के प्रोडक्शन के साथ साथ इसकी क्वालिटी को भी इन्हेंस करता है। इसमें एग्री बायोटेक के अंदर हम लोग देखें तो बहुत सारी ऐसी तकनीक हैं जो हम एग्रीकल्चर के अंदर काम में ले सकते हैं। ये तकनीक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लांट टिश्यू कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, या हम लोग बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इन सब तकनीकों के माध्यम से क्या होता है कि हम अपनी जो पैदावार है, जो क्रॉप है, उसको उन्नत बना सकते हैं। अब बात आती है कि तकनीक के बारे में हमने बात करी, बायोटेक्नोलॉजी के रोल की हमने बात करी, पर ये काम क्या क्या करेगा। तो सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि हम ऐसी फसल उगा सकते हैं जो कि जो वायरस अटैक के अगेंस्ट या जो पेस्ट होते हैं उनके अगेंस्ट होते हैं, उनके रेजिस्टेंट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनकी क्रॉप खराब नहीं होती, उनको नुकसान नहीं होता। तो आप कम समय में, कम जगह में अधिक पैदावार कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। दूसरी बात, हम ऐसी फसल उगा सकते हैं जो कि ड्राउट रेजिस्टेंस है, सूखे का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। हम ऐसी फसल उगा सकते हैं जिनकी क्वालिटी इन्हेंस हो, हम क्रॉप की जो क्वालिटी है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे सोयाबीन का उत्पादन कर सकते हैं जिनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो। आप ऐसे बीन्स का उत्पादन कर सकते हैं जिनकी अमाइनो एसिड कंटेंट अधिक है। ऐसे पोटैटो हम कल्टीवेट कर सकते हैं जिनमें स्टार्च कंटेंट ज़्यादा हो। तो आप क्वालिटी इन्हेंस कर रहे हैं। बिल्कुल। तीसरी बात हमारे पास आती है कि एग्री बायोटेक की जो टेक्निक्स हैं उनके द्वारा आप प्लांट्स में पाए जाने वाले एंजाइम्स जो हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि प्लांट्स की जो फ्रेशनेस है वो लंबे समय तक मेंटेन रहे, वो आप लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें एग्री बायोटेक सेक्टर ने दी है वो हमारे पास में है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं? ये जो क्रॉप्स होते हैं ये वायरल इन्फेक्शंस के प्रति मोर रेजिस्टेंट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी क्रॉप है वो नष्ट नहीं होती, पैदावार जो हमारी इतनी मेहनत से जो हमारे किसान भाई पैदावार करते हैं वो हमें नुकसान नहीं होता, और आप लंबे समय तक, कम समय में, कम जगह पे और अधिक पैदावार का जो सपना है वो साकार कर सकते हैं। जी मैम, जैसे आपने अभी हमें बताया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में, मैम ऐसे ही एक फिनोमेना है जो हम लोग अपनी लाइफ में रोज देखते हैं। आजकल हम देखते हैं हर मौसम में हर सब्जी उपलब्ध है, इसमें भी कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का रोल जरूर होगा। तो मैम इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं।
देखिए ये सब जो तकनीक जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये सारा जो संभव हो पा रहा है वो एग्रीबायोटेक की तकनीकों के माध्यम से हो रहा है। इन तकनीकों के माध्यम से क्या होता है, हम लोग ऑप्टिमम कंडीशंस जो होते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और इन ऑप्टिमम कंडीशंस के माध्यम से आप हर समय हर जगह और जो सीड्स हैं उनको आप प्रिजर्व कर सकते हैं, और उनको दूसरे मौसम में भी हम इन ऑप्टिमम कंडीशंस के साथ में कल्टीवेट किया जा सकता है। जी मैम, ये बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग इसे इस तरह यूज़ कर पा रहे हैं। मैम, एग्रीकल्चर का ही एक आगे जाके स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। तो मैम, फूड प्रोसेसिंग में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, बिल्कुल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की हम लोग बात करते हैं तो एक स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि वर्ल्ड में 1/3 पॉपुलेशन की जो आज डाइट है वो फर्मेंटेड फूड पर निर्भर है। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से हमें मदद कर रही है। यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में हम बैक्टीरिया, उनके डेरिवेटिव्स या उनसे प्राप्त एंजाइम्स को यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी फूड की जो क्वालिटी है वो इनहेंस हो, उसकी शेल्फ लाइफ आप इंक्रीज कर सकते हैं, उसके फ्लेवर्स आप इंक्रीज कर सकते हैं, उसका जो स्टोरेज है आप उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे प्रोटीन इंजीनियरिंग के थ्रू आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ऐसे फेवरेबल एंजाइम्स जो होते हैं उनको आइसोलेट कर सकते हैं, और उनका हम लार्ज स्केल पे कल्चर कर सकते हैं, बड़े स्केल पे कल्चर कर सकते हैं, उनको कल्टीवेट कर सकते हैं। और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो एंजाइम्स आपने आइसोलेट किए हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज उसको आसानी से उपयोग में ले सकती है, कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। जैसे जो हम लोगों को आज डिफरेंट कर्ड है, दही है, छाछ है, चीज़ है, अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये सब हमें संभव हो पाया है इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू। और बहुत ही सामान्य उदाहरण अगर हम लोग लें जिससे हमारे दर्शक भी सहमत होंगे, वो है याकुल्ट। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल हम लोग अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हैं और याकुल्ट हम लोग लेते हैं, और उसका सेवन हम लोगों को घर में याकुल्ट मिल ही जाता है। तो है क्या, एक्चुअली इट इज अ प्रोबायोटिक जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधार रहा है। तो आप देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आज वो जो तकनीक है वो आपके पहुंच में है, आपके घर तक आ चुकी है, आपके पास में डिपार्टमेंटल स्टोर तक है, आप जाइए और आप उसको लेके सेवन कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि वो लैब से लेके, फील्ड से लेके, और आज हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हमारे आसपास अवेलेबल है, जिसका हम दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल मैम, ये जो आपने बोली कि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जी हाँ मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जो बायोटेक्नोलॉजी है वो सिर्फ लैबोरेटरीज तक सीमित नहीं है, वो हमारे घर तक आ चुकी है। मैम, आज तो हमने बात करी अभी मेडिसिन के क्षेत्र से, हमने बात करी एग्रीकल्चर के क्षेत्र से, लेकिन मैम बायोटेक्नोलॉजी का रोल हमारे इन्वायरमेंट में भी ज़रूर रहा है। तो मैम, इन्वायरमेंट के कुछ ग्लोबल कंसर्न्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। तो मैम, इन सब चीज़ों में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है? देखिए, विश्व आज वास्तव में बहुत सारी पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, जैसे आपने बोला क्लाइमेट चेंज है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, हम सब इससे जूझ रहे हैं। और बायोटेक की एक ब्रांच एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमें इसके सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अगर हम एक एक करके इन समस्याओं के बारे में बात करें तो जैसे एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने रहती है वेस्ट वाटर की। ठीक है, वेस्ट वाटर जो सीवेज वाटर हम लोग के घरों से, इंडस्ट्री से निकलने वाला एफ्लुएंट जो होता है, वो एक हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम या बड़ी परेशानी जो है वो पैदा करता है, क्योंकि ये अगर डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाता है, ओपन रिजर्वायर्स में डिस्चार्ज किया जाता है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। ये हमारे वाटर की क्वालिटी को ही खराब नहीं कर रहा है, इवन ग्राउंड वाटर तक की क्वालिटी को खराब कर रहा है। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनसे निकलने वाला जो पानी है, जो एफ्लुएंट है, वो ट्रीटमेंट के बाद ही बाहर डिस्चार्ज किया जाए। जी मैम, बिल्कुल। अगर हम लोग जयपुर की ही बात करें तो आप देखिए, जयपुर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का हब है। कितने सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जो निकलने वाला पानी होता है उसमें ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं जो कि डायरेक्ट डिस्चार्ज के बाद हमारी वाटर जो है उसकी क्वालिटी को बाहर खराब करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम उन पानी को ट्रीट करें और उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया जाए। यहाँ पे हमें एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है अपनी तकनीक बायो रेमिडिएशन के थ्रू। बायो रेमिडिएशन में हम क्या करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपने एंजाइम्स के थ्रू पानी में मिलने वाले इन हानिकारक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या उनको डिग्रेड कर देते हैं, जिससे पानी जो होता है वो स्वच्छ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, और इस पानी को हम रीयूज कर सकते हैं फॉर द इरिगेशन पर्पस।
जी मैम। ये हमारे सामने एक उदाहरण है। दूसरा आप कह सकते हैं कि जो ऑयल स्पिल्स होती हैं, जैसे कि जो समुद्र में जहाज के थ्रू अगर कोई पानी में रिसाव होता है ऑयल का, जी मैम। या कभी एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल हो जाता है, तो वहां पर भी बायोटेक्नोलॉजी की तकनीक जो है वो कारगर है। वहां पे हम ऐसे ऑयलोफिलिक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कराते हैं जिनका भोजन ही ऑयल है। अच्छा, तो इस तरीके ये तो बहुत से ही रोमांचक बात है वाकई। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि इस तकनीक के माध्यम से पानी को क्लीन कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी कि आप देखिए ये नेचुरल वे में हम वेस्ट को एक जगह से लेके दूसरी जगह नहीं डाल रहे, हम उसको पूरी तरीके से क्लीन कर रहे हैं। अगर हम प्लांट्स के माध्यम से वेस्ट वाटर को क्लीन करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी की एक अन्य ब्रांच जो कि फाइटो रेमिडिएशन तकनीक कहलाती है, उसके माध्यम से आप पानी को क्लीन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आज आप देखिए हमारी गवर्नमेंट जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम रन कर रहे हैं। बिल्कुल मैम। ग्राम पंचायत लेवल पे अच्छा खासा हम फंड प्रोवाइड करते हैं जिससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको ग्राउंड स्तर पे हम क्लियर कर सकें। लेकिन जो अगर सॉलिड वेस्ट प्रॉपर सही नहीं हुआ, प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ, तो होता क्या है कि हमारे घरों से जो कचरा इकट्ठा होता है, ये सारा कचरा जिसमें कि डिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट भी है, वो सब इकट्ठा होके ओपन लैंडफिल साइट्स पे जाता है। ओपन लैंडफिल साइट पे यू कैन सी ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ जो बढ़ते चले जा रहे हैं लगातार। कुछ दिनों पहले न्यूज में भी था, न्यूज में भी आप देख रहे हैं, हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ये लगातार ये जो कंडीशन है वो बढ़ती जा रही है। और ओपन लैंडफिल साइट्स एस्थेटिक कंडीशन हमारी खराब करती ही हमें दिखने में, प्लस ग्राउंड वाटर क्वालिटी भी खराब हो रहा है। तो इससे निपटने में बायोटेक्नोलॉजी हमको मदद करती है। हम डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्टिंग की सहायता से या अर्थवर्म के थ्रू वर्मी कंपोस्टिंग की सहायता से मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगेन आप वेस्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में फिर बायो रेमिडिएशन के साथ साथ कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग जैसी जो तकनीक है बायोटेक्नोलॉजी की, वो काम करती हैं। आप यहाँ पे बात करते हो बायोफ्यूल्स की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कार्बन एमिशन है वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, ये सब जो हम लोगों का एक प्रॉब्लम है आज की, उनमें सब सामने आ रहा है। तो बायोफ्यूल की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर हम ऐसे फ्यूल बना सकते हैं जिसमें कि वुड या जो ऐसे प्लांट मटेरियल्स हैं उनसे हम लोग सेलुलोजिक बायोफ्यूल बना सकते हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन एज कम्पेयर टू गैसोल 85% तक गैसोलीन की तुलना में कम करता है। जी। तो वो हमारे सामने एक उदाहरण है। हम लोग आज बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। देखिए बायोटेक्नोलॉजी की एक और अच्छी बात क्या होती है कि इसकी जो बाकी ब्रांचेस होती हैं दे आर इंटरडिसिप्लिनरी। जी मैम, बिल्कुल। तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से आज हम बायो फाइबर की बात कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे फाइबर्स मौजूद हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, लाइट वेट हैं, जिन पे रिंकल नहीं पड़ते, जिन पे स्ट्रेन नहीं आते। तो ये सब संभव हो पा रहा है नैनो पार्टिकल्स के थ्रू। प्लस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का जब हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि एग्री और एनवायरनमेंट के हम कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, तो वहाँ क्या होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के उत्पादन जो होता है उसमें फार्मर्स को मतलब वो लो मेंटेनेंस है, बहुत अधिक हमें फार्मर्स को उसमें ध्यान नहीं देना पड़ता। तो वहाँ पर आप अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको पावर देने के लिए आपको फ्यूल की जो जरूरत है वो भी कम पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी जो फ्यूल पे डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी। और अगर हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं, इस तकनीक को अपनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अपनाते हैं, तो उसके थ्रू भी आप देखिए कि जो आप कार्बन फुटप्रिंट है या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसको भी आप कम कर रहे हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज की तरफ भी आपका एक कदम जो है वो बढ़ रहा है। तो ये विभिन्न तकनीक है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें आगे ले जाती हैं। जी मैम, बिल्कुल। बायोटेक्नोलॉजी का रोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ रहा है। और जैसे कि मैम ने अभी बताया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, या फिर मैम ने हमें बताया बायोफ्यूल के बारे में, तो ये मैम ने बहुत ही हमें रोमांचक बातें बताई कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। जो हम लोग जानते हैं कि वेस्ट क्या होता है, लेकिन उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करती है, इस सब के बारे में हमें मैम ने बताया। मैम, बायोटेक्नोलॉजी से ही एक एसोसिएटेड चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। तो मैम, क्या ये पॉसिबल है कि आने वाले कुछ सालों में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम सेल्फ रिलायंस मिशन को अचीव कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल सेल्फ रिलायंस मिशन की जब आज बात हो रही है तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि पैंडेमिक कोविड ने हमें बहुत सारी लर्निंग दी है, ठीक है। और इसमें से एक लर्निंग है हमारे पास सस्टेनेबिलिटी प्लस कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस की।
जी तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमें सेल्फ रिलायंस मिशन का जो हमारा पथ है उस पे आगे की तरफ अग्रसर करती है। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें मंत्रा दिया है IPPP, ठीक है, दैट इज इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूस एंड प्रॉस्पर, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर दिस, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस मंत्रा, क्योंकि इंडिया इज अमंग द टॉप 12 डेस्टिनेशन इन बायोटेक इन द वर्ल्ड एंड थर्ड इन एशिया पैसिफिक रीजन, यानी कि आपका इकोसिस्टम पूरा तैयार है। गवर्नमेंट हमें तैयार है, हमें स्टार्टअप्स के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, हमारे सेल्फ रिलायंस मिशन में अगर हमारी कोई भी भागीदारी है तो उसको सपोर्ट करने के लिए जी मैम, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MSME, इनके थ्रू आपको फंड दिए जाते हैं, आपको सीड मनी दिया जाता है, आपको मेंटरिंग दी जाती है। तो आप इन सब चीजों का उपयोग करके और सेल्फ रिलायंस मिशन के पथ पे आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट जरूर कर रही है। आप देखिए, इसका उदाहरण हमें कोविड के दौरान देखने को मिला। जी मैम, आप देखिए हमारे जो युवा हैं उन्होंने कोविड काल में कितने इनोवेशंस किए हैं, ठीक है, और वहां पर हमको डिफरेंट जो जैसे कि मिनी ICU की हम लोग बात कर रहे हैं, PP किट की बात कर रहे हैं, जो अभी तक हम लोग निर्यात आयात कर रहे थे, वो आज हमारा एक व्यवसाय खड़ा हो चुका है। बिल्कुल, आज हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानी। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इतनी सारी बातें डिटेल में बताई। हमने जाना कि बायोटेक्नोलॉजी का रोल हमारी सोसाइटी में क्या है, हमारी लाइफ में क्या है, और हमने जाना कि इस फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के बाद हमारे सभी दर्शकों को बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो गई होगी, और मैं आशा करती हूँ कि जो भी लोग इस फील्ड में अपना करियर आगे देख रहे हैं वो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।